है सचिन सर का। स्वागत है शिशिर जी का मेरे चैनल हिना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। और आज हम नवांश की जो चर्चा कर रहे हैं, D9 की जो चर्चा कर रहे हैं, तो आज अंतिम 4 भावों पर चर्चा करेंगे। सर के साथ हम जानेंगे कि D9 चार्ट के नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव क्या कहानी कहते हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। आज आप क्या बताने वाले हैं? बहुत बहुत धन्यवाद दीना जी, एक बार फिर से। तो आज जो है आखिरी 4 भाव जी, नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव की व्याख्या मैरिज के पर्सपेक्टिव से D9 चार्ट में कैसे होती है वो हम लोग देखते हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नवम भाव सबसे पहले हमको पता है धर्म का भाव है। यही पढ़ा है हम लोगों ने भाई। 9th हाउस का कारक तत्व धर्म है। इसी को हम एक्सटेंड कर दें D9 में तो हम क्या कहेंगे? मैरिज का धर्म, विवाह निभाने का धर्म। तो यहां से हम धर्म देखेंगे कि मैरिज निभाने के लिए कितना धर्म जातक जो है वो अप्लाई कर रहा है, पालन कितना कर रहा है मैरिज के इंस्टीट्यूशन को धर्म अनुसार चलाने के लिए, कितना जो है उसको रिश्ते को पवित्र रख रहा है या क्या कर रहा है, उसके लिए जो है मैरिज का D9 का 9th हाउस जो है वो यहाँ पे दिखाता है। भाई बहुत सिंपल सी बात है, एकदम लॉजिकल एस्ट्रोलॉजी जिसे हम लोग बात करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज लॉजिक। तो 9th हाउस में धर्म में अगर नेचुरल बेनिफिट्स आ जाएं तो वो धर्म का पालन मैरिज के इंस्टीट्यूशन में बहुत अच्छा रहेगा। और अगर 9th हाउस D9 में अगर मेलेफिक आ जाए, शनि, राहु, मंगल, तो यहां पे धर्म को निभाने में थोड़ी सी परेशानी दिखती है। तो मैरिज के पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो मैरिज में पालन रखना, उसका धर्म निभाना, वो हमारा 9th हाउस दिखाता है। 10th हाउस दशम भाव। तो यहाँ एक सवाल ले लेते हैं। जैसे तो अगर नवम भाव पे अगर पाप ग्रह का प्रभाव रहे तो हम बोल सकते हैं कि आप मैरिज जो इंस्टीट्यूशन है, जो ये एक संस्था है विवाह की, उस पर आपका विश्वास कम है, या उसमें जो धर्म की अवहेलना करेंगे आप, या उसको पालन करने में कहीं आप बिल्कुल ऐसी कुछ हम बातें कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। धर्म पालन करना, मैरिज के इंस्टीट्यूशन को मन से, अंतर मन से निभाना, अगर शुभ प्लैनेट है तो पूरी तरह से निभाएगा। और अगर उसमें मेलेफिक प्रभाव है या मेलेफिक प्लैनेट बैठे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कमी जरूर देखने को मिलेगी। तो आपने बिल्कुल सही कहा, इसको देखा जा सकता है कि कौन कितना डिवोटेड यहाँ पे चीजें देख सकते हैं मैरिज में। And if this house is empty, we will look at Lord and aspects on that house. Yes. We have to always see the overall effect either by placement or by aspect or conjunction if any planet is there. So we have to see like that. So can we move ahead now with 10th? So sir. 10th house is in D1. It is related to profession and social status. Now, what we can bring from D1 to D9? Social status. तो social status मैरिज में कैसे देखेंगे वो दशम भाव बताएगा कि बाकी जो आपके समाज में लोग हैं, दोस्त हैं, ऑफिस के कलीग्स हैं, सोसाइटी के लोग हैं, वो आपकी मैरिज को कैसे देखते हैं। आपका मैरिज कैसे परसीव हो रहा है, कैसा सोशल स्टेटस क्रिएट हो रहा है। लोग ये सोचते हैं कि नहीं भाई लड़ते झगड़ते वाले लोग हैं, बनती नहीं है, या ये देखते हैं कि नहीं बड़ा अच्छा कपल है, इनके ऊपर तो एकदम आइडियल है। ये जो चीजें हैं, सोशल स्टेटस क्या बना,
परसेप्शन, सोशल स्टेटस क्या बनाया, वो हाँ। आपको दशम भाव देता है। देखिए हीना जी, मैं फिर कह रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी को एकदम सिंपल करके समझा जाए जी सर, तो जी। इससे आसान सब्जेक्ट नहीं है। और यही इसको आपकी जो है यूएसपी है सर। और जितना जो है इसको डिफिकल्ट व्यक्ति स्वयं बना दे, ठीक है, तो उसको उससे ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी कोई नहीं। तो जितना सिंपल, सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से लॉजिक, रन आफ्टर लॉजिक। लॉजिक पकड़ लिया, सब कुछ पकड़ में आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो है आपका एक सोशल स्टेटस को देखते हैं। प्रोफेशन की बात करेंगे तो मैरिज के बाद प्रोफेशन कैसा रहेगा जातक का, वो भी कई बार देख लिया जाता है कि भाई वो ग्रोथ दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, या कहाँ दिखा रहा है। तो कुछ लोग कहते हैं ना, शादी के बाद मेरी बहुत ग्रोथ होगी। हाँ वो हाँ, ठीक है। जी तो सर। ये सारी चीजें जो है, आपका स्टेटस जो है, ये आपका 10th भाव दिखाता है। दूसरा जो है, हमको पता है कि 10वां भाव एक तरह का उपचय भाव भी है। हाँ सर जी। ठीक है, उसकी एक कैटेगरी, एक क्लासिफिकेशन उपचय का भी है। तो 9th हाउस के बाद अगर दशम अच्छे प्रभाव में है, शुभ प्रभाव में है, शुभ प्लैनेट बैठे हैं, त्रिकोण वाले प्लैनेट हैं, तो आदमी का, जातक का मैरिज के बाद बहुत ग्रोथ देखने को मिलता है। राइज बहुत करता है। राइज बहुत करेगा मैरिज के जी। बाद। हो सकता है उसके पहले स्ट्रगल चल रहा हो, लेकिन मैरिज के बाद ग्रोथ मिल जाएगा, क्योंकि अब मैरिज की वजह से 10th हाउस का स्टेटस, सोशल स्टेटस उसका बढ़ना लिखा है। जी जी। तो ये यहाँ पे हम लोग देखते हैं। और सर वापस जैसे वैसे उच्च भाव में हम कहते हैं कि पाप ग्रह अच्छा फल देते हैं, तो यहाँ अगर D9 के मैं ऐसे हाइपोथेटिकली आपसे पूछ रही हूँ सर, अगर राहु हो, तो जो आपने पब्लिक परसेप्शन की बात कही, तो हो सकता है कि राहु भले कितना भी कलह क्लेश चल रहा हो अंदर, पर आपका परसेप्शन हो कि आप लोग बड़े अच्छे हैप्पीली मैरिड हैं, या इस तरह का कुछ इल्यूजन बन सकता है लोगों की निगाह में। जी, राहु जो है जब भी बैठेगा, जहां पे भी बैठेगा, वो एक तरह का उस भाव से रिलेटेड एक इल्यूजन या एक चीज को ब्लो अप कर देगा। तो जो आपने कहा कि भाई वहां पे बैठा है, और एक्चुअली क्या है, वो किस तरह की राशि है, उसकी दूसरी लॉर्डशिप कहाँ है, वो सब भी देखना पड़ता है। बट ओवरऑल जो है, ये आपके परसेप्शन को, सोशल स्टेटस को इन्फ्लेट करने के लिए इन्फ्लेट करेगा जी। जरूर है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा सर आपने। और अगर पीड़ित है या फ्रेंडली साइन में नहीं है राहु, तो डिफ्लेट भी कर सकता है कि आप अंदर से कितने भी खुश हो, पर बाहर से पब्लिक परसेप्शन रहेगा कि इन लोग का तो बस निभ रहा है, चल रहा है। जी जी। और अब आते हैं 11th हाउस पे, एकादश भाव में। हमको मालूम है 11th हाउस जो है वो डिजायर का है जी। तो इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं D9 में, तो यहाँ पे भी डिजायर इन मैरिज, पार्टनर से क्या डिजायर्स हैं, क्या होप्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी। 11th हाउस। अब अगर 11th हाउस शुभ प्रभाव में है, तो आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी मैरिज से, और अगर नहीं है तो आपकी इच्छाएं जो है उसी प्रोपोर्शन में वो कम हो जाएंगी। आपको फुल सेटिस्फैक्शन जो है उसे मिलना जो है वो थोड़ा सा कम, जिसे हम बोलते हैं, वो हो सकता है। तो और दूसरा क्या है, ये फ्रेंड सर्कल है जी। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों के साथ भी हेल्प मिलना या उनके वजह से प्रॉब्लम आना, ये भी यहाँ पे देखा जा सकता है 11th हाउस ऑफ D9 से। अच्छा, हेल्प मिलना या मैरिज में प्रॉब्लम आना, दोनों स्थिति डिपेंड हाँ, करता है। डिपेंड करता है ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन बैठा है, उसके ऊपर जो है ये चीज देखी जा सकती है। और सबसे इच्छा पूर्ति भी बोलते हैं सर इसको। करेक्ट, डिजायर, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। तो इसलिए जो है आपकी मैरिज से जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी हुई या नहीं हुई, ये जो है आप 11th हाउस के कंडीशन से, 11th के कारक से, 11th के लॉर्ड से, D9 के आप देख लीजिए, आपको आइडिया मिल जाता है जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट हाउस, 12वां घर मैरिज के लिए।
मैरिज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट घर, जी आपका 12वां घर D9 में हम लोग मानते हैं बेड प्लेजर्स का, जी फिजिकल इंटीमेसी का। अब ये अगर अच्छा है तो मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी चलती है। ओके और अगर 12th हाउस, 12th लॉर्ड एफ्लिक्टेड है, या 12th लॉर्ड गलत जगह जाके बैठा है, या क्रिएटिविटी एंड रोमांस 5वां घर, उसका लॉर्ड आप जा करके अपने से अष्टम में व्यय भाव में 8वें में जा करके 12वें में बैठ जाए, 8 घर आगे चल हाँ करके, ये नुकसान देता है। अब यहाँ पे आपका ब्रेड प्लेजर क्रिएटिविटी नहीं है, ये प्रॉब्लम देता है। 12वें का लॉर्ड अगर आ करके पंचम में बैठ जाए तो छठे में आ गया, अपने से छठे में आ गया, जी ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देता है। मेलेफिक प्लैनेट्स यहाँ पे आना आपको बेड प्लेजर से थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन के लिए आप ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करेंगे, मेलेफिक है, ठीक है। तो ये देखना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कभी भी अगर आप किसी की भी स्पाउस की कुंडली शादी से पहले देख रहे हैं तो जरूर देखिए कि 12वां घर उसका अच्छा हो, चौथा घर अच्छा हो, जी ठीक है, और आपका 8वां घर अच्छा हो। यहाँ पे 12, 4 और 8, ये 3 घर, आप घर जिसे हम मानते हैं, ये तीनों अच्छे होने चाहिए। बाकी सब तो छोटा मोटा सब ठीक हो जाता है। लेकिन बहुत अगर बहुत ये बड़ी बात बता रहे हैं सर, क्योंकि हम लोग लेकिन 8वें और 12वें घर को बहुत हल्के में लेते हैं कि भाई ये खराब रहे, पीड़ित रहे, ज्यादा बेटर है। जी, जी लेकिन अगर ये 3 घर यहाँ पे आपको ठीक दिखते हैं तो देखिए हाँ शादी के बाद एनवायरनमेंट घर का आपको अच्छा दिख जाएगा, जी सुकून है, मेंटल पीस है, ठीक है। 8वां घर जो है लॉन्जिविटी, मांगल्य, वो आपको पूरी अच्छी मिल गई। हाँ 12वां घर अच्छा है तो बेड प्लेजर अच्छा मिल गया। हाँ तो कम से कम मैरिटल एंगल से अगर ये जी 3 घर अच्छे हैं तो बाकी सारे जो है संभाले जा सकते हैं। लेकिन इन 3 में से एक भी खराब हो गया तो व्यक्ति जो है अपने से कंट्रोल नहीं रख पाता है और फिर वो भटक जाता है मैरिज की इंस्टीट्यूशन से। सर एक प्रश्न आया था ऐसे कि D9 के सभी भावों में बैठे ग्रहों का आपस में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बताइए। तो ये तो खैर एक बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, पर मोटे तौर पे जैसे इस तरह से अगर मैं परसीव करूं तो वो सही है या गलत है, वो आप बता दीजिए। जैसे 11th हाउस के लॉर्ड D9 के अगर 7th हाउस में बैठे हैं या D9 के सप्तमेश के साथ बैठे हैं, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं क्या कि आप अपने स्पाउस, जब आप शादी करने के लिए आपके फ्रेंड सर्कल से ही आपका स्पाउस हो सकता है या लाइफ पार्टनर हो सकता है, या 3rd हाउस के लॉर्ड अगर संबंध बना रहे हो D9 के सप्तमेश से, तो हम बोल सकते हैं कि आपके नेबरहुड में या कजिन्स के थ्रू आपकी शादी का प्रपोजल आ सकता है, या इस तरह से प्रेडिक्शन किया जा सकता है? ये प्रिडिक्शन D1 से करिए तो ज्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि स्पाउस को हम D1 के 7th लॉर्ड से देखते हैं। D1 के 7th लॉर्ड से, ओके। तो वहां से अगर हम देखेंगे कि भाई आपका स्पाउस कहां से आ सकता है, हाँ तो D1 का 7th लॉर्ड कहां कनेक्शन बना रहा है, किसके साथ बना रहा है, किस घाव से, किस घर से बना रहा है, तो वहां पे आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये बहुत अच्छी आपने सर क्लैरिटी ला दी, क्योंकि बहुत लोग D9 में ढूंढते हैं अपने स्पाउस का वो कॉम्बिनेशन। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने, जैसे बोला कि 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। हाँ एक है जैसे कि D1 के 7th हाउस है, जिसे मैंने पिछले वीडियो में बताया। जी कुछ लोग जो है D9 के 7th हाउस के लॉर्ड से देखते हैं। हाँ मैं D1 के 7th लॉर्ड से मैं देखना ज्यादा पसंद करता हूँ, मुझे ज्यादा अच्छा आंसर मिलता है जी। तो ये जो है आपके 12 घर जो D9 के हैं, किसको इंगित करते हैं, किसको दिखाते हैं, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है D9 के बाद पूरे 12।
बहुत वृहद चर्चा की आपने, एक एक भाव को आपने इतने शांति से एक्सप्लेन किया और उसमें निहित उसके अर्थ को आपने समझाया। मुझे लगता है कि दर्शकों को ये बहुत उनके लिए जानकारी से भरी हुई ये वीडियो है और इसको वो 2 बार 3 बार देखें। तो क्योंकि मैं भी आपसे जब क्लास करती हूँ सर तो उसकी रिकॉर्डिंग देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अरे ये चीज मिस कर गया। कभी स्पैन ऑफ अटेंशन उतना नहीं रहे तो दर्शकों से मैं आग्रह करूंगी कि आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देखिए। इसके अलावा सर अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं दर्शकों के कुछ प्रश्न को लेना चाहूंगी जी। गोल्डन सैपलिंग्स 4688 पूछते हैं, नमस्ते हेना जी, अगर 7th लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड अगर सैटर्न नीच के होते हैं तो कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? अगर 7th लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड सैटर्न नीच के होते हैं तो कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? मुझे लगता है सर ये हमने लास्ट जो D9 की वीडियो की थी पंचम भाव से अष्टम भाव तक, उसके वीडियो में इन्होंने पूछा है। इस पर कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, अगर ये 7th लॉर्ड और 8th लॉर्ड है तो इसका मतलब है कि ये कर्क लगन है और जी कर्क लगन में जी कर्क लगन है। हाँ। कर्क लगन के लिए शनि मारक होते हैं जी। और नेचुरल मेलेफिक भी हैं जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका प्रभाव बहुत अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। मारक अगर नीच के हो जाए तो ये अच्छी स्थिति नहीं है? नहीं, मारक तो मारक है और नीच हो गया। 8th का लॉर्ड नीच हुआ, ये अच्छी बात है। अच्छा। लेकिन 7th का लॉर्ड नीच हो गया, ये मैं अच्छा नहीं मानूंगा। तो यहाँ पे इनको उस भाव से रिलेटेड अपने दोनों रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ओके। कि 7th का नीच है तो वो अच्छा नहीं मानेंगे उतना, और 8th का नीच है तो उसके लिए इनको अच्छा माना जाएगा। बहुत बढ़िया सर। सर एक प्रश्न आया है, सचिन सर से पूछिएगा कि जन्म समय किसी भी नेटिव का एकदम सटीक नहीं होता है और चांस होता है कि 2-4 मिनट का फर्क पड़ जाए, तो ऐसे में D9 का लग्न बदल जाता है, तो D9 को रेक्टिफाई कैसे करें? उनसे जरूर पूछिएगा, उनको रिक्वेस्ट कीजिएगा कि सटीक सूत्र बताएं जिससे D9 को रेक्टिफाई किया जा सके, क्योंकि अगर लग्न ही गलत है तो फिर सीखे हुए रूल्स को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। मनदीप सिंह जी का सवाल है सर। मनदीप सिंह जी हमारे काफी एक कमिटेड व्यूअर हैं, बहुत ध्यान से हमारे वीडियोस को देखते हैं जी। तो मनदीप जी का जो प्रश्न है तो उसके लिए जैसे हम लोगों ने अपने क्लास में चर्चा करी कि BTR कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम लोग पूरे जन्म के जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उसको हम लोग लेते हैं। उसके बाद हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं, दशा को देखते हैं, अंतरदशा को देखते हैं, ट्रांजिट्स को देखते हैं, और हम लोग जो है D1 चार्ट को उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए फिर D9 चार्ट, D4 चार्ट, D10 चार्ट, इन सब का यूज किया जाता है। वो सारे मेजर इवेंट्स को लेके D7 का भी इंक्लूजन होता है, D9 का भी इंक्लूजन होता है जी। और वो सारे इवेंट्स जब मैच करेंगे तब वो D1 का वो टाइम सही आएगा। तो हमारा जो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन होता है वो डिविजनल चार्ट्स पे नहीं होता है, वो D1 चार्ट पे होता है, और उस D1 चार्ट के रेस्पेक्ट को जब हम ठीक करते हैं तो डिविजनल चार्ट्स अलग अलग चेंज होते हैं, ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं। तो जब वो चेंज होते हैं और जब वो मैच कर जाते हैं कि D9 के इवेंट्स मैच किए कि नहीं किए, D7 के मैच किए कि नहीं किए, D10 के मैच हुए कि नहीं, D4 के मैच हुए कि नहीं, तो कम से कम ये 4 जो मेजर हैं, इन चारों में जब इवेंट्स मैच हो जाते हैं तो वो D1 का सबसे करेक्ट टाइम होता है। उसके बाद आपका सारे ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत एक लंबी प्रक्रिया है, बहुत लंबी, बहुत लेंदी प्रोसेस है, काफी समय लगता है इसको करने में, काफी समय। और ये इसका कोई रूल नहीं दे सकते हैं क्योंकि हर नेटिव की अलग कहानी, अलग जर्नी होती है, आपके लाइफ के इवेंट्स को लेके किया जाता है जी। तो इसको एक वीडियो में समझा पाना मुश्किल होगा सर। सर ये अगला प्रश्न है रिया दलाल जी का, ये पूछती है कि क्या D9 में भी परिवर्तन योग देखा जाता है? जी,
परिवर्तन योग D9 में भी देखा जाता है। यहाँ पे भी ये उतना ही इफेक्टिव है जितना कि D1 में। और अगर D1 में परिवर्तन योग जो दो ग्रह बना रहे हैं, अगर वही दो ग्रह D9 में भी बना लें तो बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग बन जाता है। अच्छा सर, ये नवरत्न जैन जी लिखते हैं कि प्रणाम, नवमांश के अष्टम भाव में यदि नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट स्वराशि का हो तो क्या फलित करेंगे, कृपया मार्गदर्शन करें, धन्यवाद। इस पर हमने गहन चर्चा की थी पिछले एपिसोड में, अष्टम भाव जब आप बता रहे थे सर, फिर से एक बार बता दीजिए। ओके, तो जैसा कि इनका क्वेश्चन है कि ये नेचुरल मैलेफिक है और अपने ही भाव में है, तो नेचुरल मैलेफिक के आने से रिलेशनशिप इनको अपने ससुराल पक्ष से बना करके रखना चाहिए। पहला चीज ये इनको इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आएंगे, लेकिन आप इसको संभालिए और इसको आप अच्छा करिए। लॉन्जिविटी की बात करें मैरिज के, तो हम क्या कहेंगे, स्वराशि का है तो अपने घर को नुकसान नहीं करेगा, तो वो जो है लॉन्जिविटी में इतना बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन इन लॉस के साथ रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं डिफिकल्टी देगा, जो इनको संभालना चाहिए। ओके सर, अगला प्रश्न बीरेंद्र सिंह जी का है। वो लिखते हैं कि दो प्लैनेट बैठते हैं तो जिनकी डिग्रीज ज्यादा होती है उसका प्रभाव ज्यादा होता है, ऐसा ज्योतिष में बोला जाता है। वहीं दो प्लैनेट्स की डिग्रीज नजदीक में है तो प्लैनेट्स के गृह युद्ध हो जाते हैं, और वहां भी ऐसा बोला जाता है कि जिस प्लैनेट की कम डिग्री है वो जीतता है। तो ये दोनों बातों में विरोधाभास क्यों है, ज्योतिष में तर्क संगत क्यों नहीं होती दो बातें, तो इस पर आप प्रकाश डालिए सर। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं तो इन्होंने कहा कि अगर दो प्लैनेट्स हैं और क्लोज नहीं है तो वो दोनों कंजंक्शन में माने गए जी। अब सर के मत अनुसार जो प्लैनेट हायर डिग्री का है वो ज्यादा पावरफुल माना गया, ऐसा मैंने नहीं पढ़ा। मैंने भी नहीं पढ़ा सर जी। मैं तो देखता हूं कि वो जो दो ग्रह हैं वो कहाँ के लॉर्ड हैं और उनके अंदर नेचुरल बेनिफिक नेचुरल मेलेफिक कौन है, और उनके बीच की फ्रेंडशिप एनिमिटी जो है, जो पराशर जी ने टेबल दिया है, वो क्या कहता है। तो ये तीन चीजें देखना जरूरी है। और अगर प्लैनेट्स हैं उसमें जो कम डिग्री का प्लैनेट है वो आगे वाले डिग्री पे प्लैनेट पे, हायर डिग्री के प्लैनेट पे इन्फ्लुएंस डालता है जी। तो ये जहां तक मैं सीख पाया वो ये है, ज्यादा डिग्री वाला प्लैनेट ज्यादा पावरफुल है, ये मैंने नहीं पढ़ा। तो अगर वो कुछ क्योंकि बहुत बार, क्योंकि यहाँ पे जो इन्होंने विरोधाभास की बात लिखी है सर, ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स नहीं है, ये स्टेटमेंट ही गलत है फर्स्ट वाला। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे प्लैनेट्स हायर डिग्री पे वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं, उनकी पॉइंट ऑफ डेबिलिटी आती है हायर डिग्रीज पे, बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जी। और सिमिलरली एक्सॉल्टेशन पॉइंट जैसे सन की 9 डिग्री पे बोलते हैं एरीज में, तो ये तो कम डिग्री में ही ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो ये प्लैनेट टू प्लैनेट भी डिपेंड करता होगा सर। करेक्ट, तो वही मैंने कहा, प्लैनेट टू प्लैनेट, राशि कहाँ बैठे हैं, किस घर में बैठे हैं, कहाँ की लॉर्डशिप है और फ्रेंडशिप एनिमिटी उनके बीच में कैसी है, ये देख करके आपको डिसाइड करना है कि किसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है। जनरल अगर स्नैपशॉट समझना है, मैलेफिक का प्रभाव ज्यादा पड़ता है शुभ के ऊपर, यानी कि शुभता को खराब करता है बेनिफिक प्लैनेट्स में, और इसीलिए एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के टार्निश करता है। और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी को अगर हम देखें तो मैलेफिक प्लैनेट अपनी शुभता जो है उससे खींच लेता है। एक नेचुरल मैलेफिक है, एक नेचुरल बेनिफिक है, ठीक है। तो यहां पे नेचुरल मैलेफिक जो है वो अपनी क्रूरता जो है वो शुभ प्लैनेट पे डालेगा, नेचुरल बेनिफिक पे, और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, उसके कारक तत्वों में कमी लाएगा, ठीक है। लेकिन जो मैलेफिक प्लैनेट है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल को रखते हुए वो शुभता थोड़ी सी वो ले लेता है मैलेफिक प्लैनेट, ठीक है। और इसका असर कहां दिखेगा हमको, जिस समय दशा आएगी। हाँ जी, प्रॉमिस में नहीं दिखेगा, दशा में दिखेगा।
अशुभ और वाले प्लैनेट की जब आएगी सर ज्यादा बेटर जाएगी। करेक्ट, इसके लिए तो ये कॉन्सेप्ट जो है, ये जो क्वेश्चन है, ये रिलेटेड है आपका लघु पराशरी से, जो हाँ, हमारी ये अगली सीरीज में आएगी। और उसमें जो श्लोक लिखे हुए हैं उसको जब जी डिकोड करेंगे तो उसमें बहुत क्लियर ये बात समझ में आ जाएगी आपके दर्शकों को। सर, आप मेरे दर्शकों को प्लीज बताइए कि अगली श्रृंखला जो होगी वो लघु पराशरी की आप कैसे बताएंगे, और सारे रहस्य जो महादशा अंतरदशा की है उससे आप पर्दा हटाएंगे। तो ये दर्शक आपके मुंह से सुनना चाहेंगे सर। देखिए, लघु पराशरी जो है वो 42 श्लोक हैं, जिसमें कि विंशोत्तरी दशा को डिकोड करने की कुंजी दी हुई है। अच्छा। तो वो जो है 42 श्लोक को हम समझने की कोशिश करेंगे और उसको डिकोड करेंगे, ताकि आपके सारे दर्शक घर पे बैठ करके ये समझ सकें कि ये दशा चल रही है हाँ, तो ये अच्छी है कि खराब है। खराब है। इतना तो कम से कम वो 100% बता सकते हैं, इतना तो मैं आपको बोल सकता हूं ये लघु पराशरी की सीरीज देखने के बाद। बहुत बढ़िया सर, ये मुझे भी ये श्रृंखला आपके साथ करने में बहुत उत्सुकता है, और जल्दी से वो समय आए। सर, ये अंतिम प्रश्न आज के कार्यक्रम का है। विजय कुमार शर्मा जी लिखते हैं कि जैसा कि हमें पता है कर्क लग्न में शनि योग कारक ग्रह नहीं है, पर वह तुला राशि में उच्च का होता है। अगर नवांश में वर्गोत्तम होकर बैठा हो और वह 6, 8, 12 में ना हो, पर उसकी डिग्री 1 से कम हो, तो उसे कैसे फलित करना चाहिए? ओके, तो इनके क्वेश्चन को मैं 2-3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। पहला, जी सर। D1 का लगन कर्क है और वो उच्च का है। शनि, हाँ। उच्च का है, ये D1 में उच्च का है कि D9 में उच्च का है? सर हाँ, इतना ही इंफॉर्मेशन है। चलिए ठीक है, मैं कहता हूं कि D1 में उच्च का है जी। तो मारक प्लैनेट उच्च हो जाएगा, तो इसको तो हम अच्छा नहीं मानेंगे। भैया तुम हमें मार रहे हो, ऊपर से तुमको सुपर पावर गन और मिल गई, तो ये तो अच्छा नहीं है। भाव में होंगे शनि उनके D1 में। D1 में मतलब जो प्रश्न इन्होंने पूछा था उसके हिसाब से। अब वो D9 में 6, 8, 12 में नहीं है, यानी कि ये जो है 7वें और 8वें के लॉर्ड हो करके किसी D9 के अच्छे घर में जाके बैठ गए। हाँ सर जी। अब यहाँ पे ये जो है या तो सौम्य राशि में होंगे या तो क्रू राशि में होंगे। ठीक है, तो जो भी है एक अच्छे घर में गए हैं, तो शनि को यहाँ पे बल मिलने की उम्मीद है। तो अगर मारक को बल दिया जाएगा तो अष्टम भाव और सप्तम भाव दोनों बली हो जाएंगे D1 में। वो अच्छा नहीं माना जाएगा। जितना इन्होंने लिमिटेड प्रश्न पूछा है उसके हिसाब से आंसर है। अब आता है 1 डिग्री का है। 1 डिग्री का, हाँ, अब इसको 1 डिग्री को समझने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि लग्न की डिग्री क्या है। अगर लग्न की डिग्री 1 से 5 डिग्री के बीच में है तो शनि बली, और अगर वो 5 डिग्री के बाद का है या 8-10 डिग्री के आगे का लग्न है तो थोड़ा सा प्रभाव में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। बट फिर भी पावरफुल माना जाएगा। अच्छा, और सर 0 से 1 डिग्री का हो, मतलब कुछ मिनट्स का हो, 0.27 मिनट्स या ऐसा, तो उसको कैसे करेंगे? क्योंकि इन्होंने भी लिखा है 1 डिग्री से कम का हो, तो मतलब ये समथिंग बिटवीन 0 to 1 डिग्री होंगे। करेक्ट। आपको प्लैनेट को क्लासिफाई करने के लिए जो है आपको 2-3 मेथड्स हैं भाई। जैसा आपने बताया मृत अवस्था, वृद्ध अवस्था, बचपन, ऐसा करके जो इनके क्लासिफिकेशन है, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। ठीक है, वो बहुत बेसिक लेवल पे आप जाके देखेंगे तो वो ठीक है, लेकिन जहां तक मैंने अपने गुरुओं से सीखा, मैं उनको धन्यवाद करता हूं, उन्होंने मेरे को सिखाया कि लग्न की डिग्री देखो। लग्न की डिग्री के अगर पास है तो उसे आप पावरफुल मान लीजिए। तो यहाँ पे जो है मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लग्न की डिग्री देखिए कि लग्न की डिग्री से अगर ±5 डिग्री पे है या 8 डिग्री के अंदर है तो इसको पावरफुल समझिए, और जितनी दूर होता जाएगा उतना जो है उसको वीकनेस के एरिया में लेते हैं। बस इतना, बस सिंपल लॉजिक, कोई रट्टाफिकेशन नहीं कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 10 डिग्री, कुछ जाते जाते एक टिप। जी सर, आपके दर्शकों को टिप की बात वही बारी। जी सर। तो जो
ग्रह किसी राशि में बैठता है, उसका जो राशि लॉर्ड है वो उसी के एलिमेंट को ग्रहण करके अपना रिजल्ट देता है। अच्छा, मैं फिर से रिपीट करता हूं, प्लीज प्लीज सर, उदाहरण से भी बहुत बताइए। बिल्कुल बिल्कुल उदाहरण देता हूं, लेकिन बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करिए, एग्जाम्पल देता हूं फिर वापस लाइन को बोलता हूं। सपोज करिए शुक्र राशि है, ठीक है, आपकी 2 नंबर की राशि है, वहां पे जा करके सूर्य बैठ गए। 2 नंबर की राशि में सूर्य बैठे हुए, और अब जो वीनस है जहां पे सूर्य बैठे हैं, सन के जो डिस्पोजिटर हैं वो वीनस है। अब वीनस के अंदर सूर्य की भांति गर्मी, हीट, उसका ग्रहण कर लेते हैं, और जब वो रिजल्ट देते हैं, जब वो एस्पेक्ट डालते हैं, तो उसके अंदर इसका सम्मिलित होता है। बहुत बढ़िया सर। ये जो हमने फर्स्ट टिप जो आपने दिया था सर, कि कैसे पाप ग्रह की एनर्जी को वो अपने में सोक कर लेता है, सिमिलरली ये आपने एलिमेंट की बात की, एलिमेंट की बात की जी। एलिमेंट में अब जो उनके जो नॉन टैंजिबल कारक तत्व हैं, हाँ, हीट हो गया, सेपरेटिव नेचर हो गया, या इस तरह की जो चीजें हैं वो जो है इनके अंदर आ जाएंगी। यहाँ पर D9 के भावों की चर्चा समाप्त होती है, पर अभी भी डिविजनल चार्ट पे चर्चा जारी रहेगी। अभी सर बताएंगे कि विष नवांश, पुष्कर नवांश और 64वां नवांश क्या होता है, और ये हमारे जीवन में किस तरह से प्रभाव लाता है, कैसे इम्पैक्ट करता है। ये तीनों नवांश बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसकी चर्चा के बगैर हम नवांश की इस श्रृंखला को नहीं समाप्त कर सकते। बस मेरे चैनल पे बने रहिए, और श्री सचिन श्रीवास्तव सर से मैं आग्रह करूंगी कि ये जो तीनों बहुत मुख्य बिंदु हैं नवांश के, उस पर आप जरूर चर्चा कीजिए सर, और हमारे ज्ञान का वर्धन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।